नमस्ते दोस्तों, सरल बात में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ऑल्टरनेटिव मेडिकल थेरेपीज या ऑल्टरनेटिव मेडिसिन। जैसे कि हम एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, नेचुरोपैथी, इस तरीके से जो प्रैक्टिस हो रही है हमारे समाज में और लोगों को बेनिफिट भी मिल रहा है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये जो ऑल्टरनेटिव मेडिकल थेरेपीज है, ये हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कितनी रिकॉग्नाइज्ड है, कितनी लीगल है। अगर आप इन ऑल्टरनेटिव मेडिकल थेरेपीज का ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो इस दौरान अगर कोई आपको चीट करता है तो उसमें आपके लिए क्या लीगल एडवाइस है। आइए इस टॉपिक पे बात करते हैं। इस टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं एडवोकेट शिखर रंजन। एडवोकेट शिखर रंजन लॉ ऑफिसर, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में कार्यरत रह चुके हैं। एट प्रेजेंट लीगल रिसर्चर का काम कर रहे हैं। आइए मिलते हैं एडवोकेट शिखर रंजन से और बात करते हैं अल्टरनेट मेडिकल थेरेपीज। सर, वेलकम टू अवर शो सरल बात। सर, आपसे जानना चाहूंगी कि हमारे समाज में आज की डेट में बहुत सारे ऑल्टरनेटिव मेडिकल थेरेपीज चल रहे हैं, जैसे एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, नेचुरोपैथी एंड ऑल। तो ये जानना चाहूंगी कि ये कितने लीगल है, ये कितने सही है और इनको कितनी मान्यता प्राप्त है। रचना जी, सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने सरल बात में मुझे मौका दिया और इस महत्वपूर्ण विषय पे बात करने के लिए। इस संबंध में मैं आपके दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि किसी भी देश की चिकित्सा पद्धति को मान्यता उस देश की संसद अथवा विधायिका के द्वारा दी जाती है। हमारे देश में संसद ने केवल आधुनिक चिकित्सा, जिसको हम लोग एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन या मॉडर्न मेडिसिन कहते हैं, आयुर्वेद, यूनानी, सोवा रिगपा और होम्योपैथी को ही मान्यता दी है। नेचुरोपैथी, एक्वाप्रेशर, एक्यूपंक्चर या इस मैग्नेटोथेरेपी, इस तरह की जितनी भी विधाएं हैं, इनको चिकित्सा पद्धति के रूप में मान्यता नहीं है। और चिकित्सा का व्यवसाय, चिकित्सक के रूप में व्यवसाय केवल वही व्यक्ति कर सकता है जिसके पास किसी भी मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धति में योग्यता हो और उससे संबंधित जो भी पंजीकरण संस्था हो उसका पंजीकृत हो, तभी वो कार्य कर सकता है। तो किसी भी व्यक्ति को अगर अपनी चिकित्सा करवानी है तो उसके लिए आवश्यक है कि मान्यता प्राप्त विधि से ही चिकित्सा करवाए। बाकी किसी से अगर वो चिकित्सा करवाते हैं किसी भी विधि से, वो क्वैकरी के दायरे में आती है, उसको चिकित्सा नहीं माना जाता। तो और जो भी उससे जुड़े अधिकार और कर्तव्य हैं, वो उसका लाभ उन्हें किसी भी स्थिति में फिर नहीं मिल पाता। किसी व्यक्ति ने इस तरीके की ऑल्टरनेटिव मेडिकल थेरेपी से ट्रीटमेंट लिया है और उसको फायदा नहीं हुआ या उसे ऐसा लगता है कि वो चीट किया गया है, तो क्या हमारे लीगल कोई ऐसा प्रावधान है कि वो उसके लिए फाइट कर सके अपने राइट्स के लिए? जी जी जी, देखिए, ऐसा है कि जो मान्यता प्राप्त चिकित्सा नहीं है तो उन 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 विषयों में किसी भी व्यक्ति को कार्य करने का अधिकार नहीं है। ऐसी स्थिति में जैसे नेशनल मेडिकल, अगर एलोपैथिक विधा है तो नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट या जिस भी राज्य में वो निवास कर रहे हो वहाँ का अपना राज्य का कानून होगा। राज्य से महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल एक्ट है, तमिलनाडु है तमिलनाडु मेडिकल काउंसिल एक्ट है। इनमें प्रावधान हैं और जो पीनल है, मतलब क्रिमिनल ऑफेंस है, बिना योग्यता के चिकित्सा करना क्रिमिनल ऑफेंस है, तो उसके तहत प्रोसिक्यूशन हो सकता है और उन चिकित्सा परिषदों को कांटेक्ट करके ये हो सकता है, या लोकल पुलिस थाने में जाकर आप कंप्लेंट रजिस्टर करवाएं तो भी उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। लेकिन ये क्रिमिनल ऑफेंस है, उसमें अगर वो चाहेंगे कि उन्हें कोई कंपनसेशन वगैरह मिल जाए तो नहीं होगा। और इन कानूनों में सजा का प्रावधान है, साथ ही साथ फाइन लगाने का भी प्रावधान है। और दिल्ली जैसे प्रदेशों में दिल्ली की जो दिल्ली मेडिकल काउंसिल नाम की संस्था है और जो अलग विधाओं की भी चिकित्सा परिषद है, ये काफी एक्टिव हैं
और समय समय पर वो ये अखबारों में अपने विज्ञापन के माध्यम से जनता को जागरूक करती रहती हैं कि हमें केवल मान्यता प्राप्त की चिकित्सकों से अपनी चिकित्सा करवानी चाहिए। तो हमारे देश में ऐसी कितनी ऑल्टरनेटिव मेडिकल थेरेपीज चल रही हैं एट प्रेजेंट? आपने स्वयं नाम लिया एक्यूपंक्चर का, एक्यूप्रेशर का, मैग्नेटोथेरेपी का, फ्लावर थेरेपी का, चैलिन थेरेपी है। तो कम से कम 25-30 तरह की थेरेपीज हैं जो जिनका उपयोग हो रहा है और बिना किसी मान्यता के। लेकिन आज की तारीख में ये माना जा रहा है कि जैसे चाइनीज सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, चाइनीज सिस्टम ऑफ मेडिसिन इज अ वेरी साउंड सिस्टम ऑफ मेडिसिन, बट इट इज नॉट रिकग्नाइज्ड। हिंदुस्तान में उसको मान्यता नहीं दी गई है। तो इस तरह की चिकित्सा पद्धतियों को मान्यता जब तक नहीं मिल जाती है, तब तक उसमें अगर आप इलाज भी करवाते हैं तो किसी भी स्थिति में अगर दुष्प्रभाव आते हैं तो आपको लाभ मिलने की जगह हानि मिलने की ज्यादा संभावना है। दूसरा आपका जो प्रश्न है उसी से जुड़ी बात ये है कि ऐसा नहीं है कि संसद इन विषयों पे विचार नहीं कर रही, सरकार इन विषयों पे विचार नहीं कर रही है। सरकार के पास एक बहुत समय से एक बिल, एक कानून का प्रारूप बनाया गया है जिसको नाम दिया गया रिकग्निशन ऑफ न्यू सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन बिल। लेकिन अभी उसको संसद या किसी भी स्तर पे ले जाया नहीं गया है, ये चर्चा के ही उसमें है। और उसमें ये संभावना है अगर ये कभी कानून बना तो इन सब चीजों को एक मान्यता देने का एक विधिक प्रणाली स्थापना हो जाएगी। एक चीज और आ रही है इसी तरीके से मेडिकल चीजों को से जुड़ी हुई। कई बार हम देखते हैं कि आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करने वाला डॉक्टर या होम्योपैथी प्रैक्टिस करने वाला डॉक्टर आपको एलोपैथी दवाई दे देता है इंस्टेंट रिलीफ के लिए। तो क्या ये लीगली अलाउड है? रचना जी, आपका ये बहुत अच्छा प्रश्न है और ये हम सभी के लिए जानना बहुत आवश्यक इसलिए है कि किसी भी चिकित्सक को अपनी ही पद्धति में कार्य करने का अधिकार है। अगर मैंने आयुर्वेद की शिक्षा ली है तो मुझे आयुर्वेद के ही हिसाब से कार्य करना है। उसका कारण ये है कि डायग्नोसिस की और फार्माकोलॉजी की, फार्माकोपिया, हर चिकित्सा प्रणाली का अपना अलग होता है। तो जब आप दवाई देते हैं तो अपनी डायग्नोसिस की प्रक्रिया और फार्माकोपिया में जो दवाइयां प्रिस्क्राइब्ड हैं उनके हिसाब से देते हैं। लेकिन जो क्रॉसोपैथी है वो इज एब्सोल्युटली प्रोहिबिटेड टेरिटरी है। क्रॉसोपैथी एक चिकित्सक दूसरी चिकित्सा विद्या में कार्य नहीं कर सकता, और अगर वो कर रहा है कार्य ऐसा, अगर कोई आयुर्वेदाचार्य एलोपैथी की दवाई दे रहे हैं तो वो एक प्रोहिबिटेड टेरिटरी में जा रहे हैं और वो क्वैक हैं, क्योंकि उन्हें उस दवाई को किन स्थितियों में देना है उनका ज्ञान नहीं है। तो उनमें और लेमैन में फिर कोई फर्क नहीं है और वो उस तरह की दवाइयां प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। इस पे रिस्ट्रिक्शंस जो आते हैं, ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट है 1940 का, उससे रिस्ट्रिक्शंस आते हैं। हर विषय के, हर चिकित्सा पद्धति की अपनी बताई गई दवाइयां उसमें निर्धारित हैं और उसी के हिसाब से उनको देना होता है। और इसी से जुड़ा एक बड़ा महत्वपूर्ण केस माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक गया था, जिस केस का नाम है पूनम वर्मा वर्सेस अश्विन पटेल। इसमें पूनम वर्मा, इसमें जो तथ्य हैं कि एक मरीज की मृत्यु, मरीज की चिकित्सा एक होम्योपैथ कर रहे होते हैं और उन्होंने उसको एलोपैथिक दवाइयां से चिकित्सा देते हैं, मेडिसिन देते हैं, तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक ये मुकदमा गया था, 96 का मुकदमा है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि जो भी व्यक्ति इस तरह का कार्य अगर कर रहा है तो वो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का दोषी है। उनको ये कहा गया कि आप कल्पेबल होमिसाइड मतलब इरादतन किसी की जान लेने के मुजरिम तक बता दिया गया है। तो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर की व्याख्या में उसको लाया गया। और अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तब, अगर मृत्यु नहीं होती है तो जो भी ऑफेंस बनता है उस ऑफेंस के वो लायबल होंगे।
तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कहा और उनको क्वैक का दर्जा दिया और सचेत किया कि इस तरह के लोग इस तरह की चिकित्सा से बचे। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में मुआवजा भी दिया, दिवंगत की विधवा को मुआवजा भी दिया, मुआवजा देने का भी प्रावधान किया। तो इस तरह के केसेस हुए हैं और ये बड़ा मतलब इम्पोर्टेंट विषय है कि आपको किसी भी डॉक्टर को अपनी चिकित्सा विधि में ही कार्य करना चाहिए। दूसरी चिकित्सा विधि में अगर वो कार्य करेगा तो एक प्रोहिबिटेड टेरिटरी में एंटर करता है और उसमें अगर कोई गलती होती है तो ही इज लायबल फॉर सीवियर पेनल्टी। अपनी चिकित्सा व्यवसाय करने का लाइसेंस तक वो खो सकते हैं अपनी पद्धति में। तो ये बड़ी गंभीर चीज है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपने बहुत इंफॉर्मेशन अच्छी दी है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आपने इंफॉर्मेशन दी है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हम इसी तरीके से आपके साथ जुड़ते रहेंगे, नई इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते रहेंगे, नए व्यक्तियों को आपके साथ मिलवाते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम फिर मिलते हैं। थैंक यू।